के साथ ज़ाहिर है उनका अलायंस है, मगर दूसरी तरफ आर्मीनिया और आर्मीनियंस को इनसे बहुत तुर्की से या तुर्कियों से इनके गिले हैं कि इनका जीनोसाइड हुआ था आर्मीनियंस का। और फिर आर्मीनियन, इंटरेस्टिंगली बात यह है कि ईरान के साथ है इसमें, यहां पे इस्लाम का मामला खत्म हो गया, उम्मा खत्म हो गई। अब ईरान तो बहरहाल एक शिया इस्लामिस्ट कंट्री है जो इस वक्त की रजीम है, मगर ईरानी अवाम वो बहुत मॉडर्न है, उनका ईरानी रजीम के साथ इत्तफाक ही नहीं है जो जनरली ईरानी अवाम है। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं, ये सिर्फ उम्मा का खेल नहीं है, ये सिर्फ पावर का खेल नहीं है, ये तुर्की के अपने ऑप्टिक्स हैं जो अरब दुनिया को देना चाहते हैं। अब पाकिस्तान के ये जो डेलीगेट्स हैं जो घूम फिर रहे हैं, आनिया जानियाँ दिखा रहे हैं, फील्ड मार्शल, पाकिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आसिम मुनीर को एक बहुत ही टेंस वॉर जो हुई है 7 मई और 10 मई के बाद, उसके बाद सैरें करा रहा है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, या दूसरे लफ्ज़ों में फील्ड मार्शल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को शायद सैरें करा रहा है। तो इस सारी सिचुएशन में अब ये 4 ही फ्रेंडली देश थे, उसमें से भी ईरान का नाम निकाल दिया पाकिस्तान ने आज, क्योंकि ईरान अजरबैजान का दोस्त तो नहीं है, ईरान तो आर्मीनिया का दोस्त है। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स चक्कर है कि इन हालात में हम कैसे कह सकते हैं कि कोई पाकिस्तान को कोई फायदा हो सकता है तुर्की से या अजरबैजान से। वो इतनी बड़ी इकॉनमीज ही नहीं है। अजरबैजान ने कहा है कि हम $2 बिलियन पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये इन्वेस्टमेंट की बातें होती रहती हैं। तुर्की जो इनका मुस्लिम ब्रादर मुल्क है, वहां की एक फर्म ने इनके ऊपर $6 बिलियन का हर्जाना इंटरनेशनल कोर्ट में कर दिया, तो वो शायद इनको पाकिस्तान को अब किस्तों में देना पड़ रहा है। एक तरफ से तो ये तुर्की के साथ मिलने मिलाने की खुशी में छलांगे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ उसी तुर्की ने $6 बिलियन अभी कुछ साल पहले इनको इंटरनेशनल कोर्ट में घसीटा था, तुर्की की एक बहुत बड़ी फर्म ने। तो ये है वो कॉम्प्लेक्स इश्यूज, ये सिर्फ और सिर्फ आनिया जानिया है। भारत ने ये ज़रूर कहा कि हम तुर्की और अजरबैजान की जो टूरिज्म है उसका बाइकआउट करेंगे, मतलब सरकार की तरफ से नहीं कहा गया, जनता ने कहा, और उसका इफेक्ट होगा। मगर तुर्की खासतौर पर एक ऐसा देश है जिस में टूरिज्म इंटरनेशनली बहुत होती रहती है, उनके पास बहुत हेरिटेज है, बहुत हिस्ट्री है, और फिर इस्लामिस्ट गवर्नमेंट होने के बावजूद तुर्की बहुत मॉडर्न भी है, तो इसलिए वहाँ पे निज़ाम चलता रहता है। अजरबैजान, अगर भारतीयों का टूरिज्म का जो है पूरे का पूरा प्लान वो उन्होंने अजरबैजान का बाइकआउट किया, तो अजरबैजान ज़्यादा इफेक्ट होगा। लेकिन भारत को और भारतीयों को अपना काम करना है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस तरह अब पाकिस्तान के लिए सख्त, टू द पॉइंट, प्रिसाइज पूरे का पूरा ये ओपिनियन लिया है और स्टैंड लिया है, इसके बाद अब पाकिस्तान के लिए और मुश्किल है। आनिया जानिया वो भले से जितनी मर्जी करते फिरें, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पाकिस्तान इन आनियों जानियों में कितना कामयाब होगा, प्रैक्टिकली ग्राउंड पे क्या होगा पाकिस्तान को फर्क, क्या पाकिस्तान के ऊपर डॉलरों की बारिश हो जाएगी। अच्छा, इस सारे विजिट में अभी तक पाकिस्तानी ये यूएई का विजिट नहीं कर रहे, कतर का नहीं कर रहे, बहरीन का नहीं कर रहे, सऊदी अरब का नहीं कर रहे, तो कौन से इनके फिर फ्रेंडली देश हैं? वो तुर्की, जिसकी सबसे बड़ी कंपनी ने, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी ने इनके ऊपर $6 बिलियन का लासूं कर दिया था, या अजरबैजान जिसकी कोई अपनी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, वो तुर्की पर डिपेंड करता है। हाँ, चाइना का फैक्टर, चाइना का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चाइना बहरहाल दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। चाइना अपनी टेस्टिंग करता रहता है अपने वेपन्स की, अपने तैयारों की, और वो पाकिस्तान को यूज़ करेगा भारत के खिलाफ, और पहले भी करता रहा है। लेकिन भारत के साथ डायरेक्ट तल्लुकात भी बहुत ख़राब नहीं करेगा, बहुत बड़ी तजारत है। तो ये सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन पाकिस्तान को चाइना भी टिश्यू की तरह पहले भी यूज़ किया, फर्दर यूज़ करके फेंक देगा। और पाकिस्तान को भी इस रियलिटी का पता है, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। टिश्यू पेपर बनने के अलावा वो बंद भी क्या कर सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो पाकिस्तान की ये जो आनिया जानिया, फिर जो इमरान खान का फैक्टर है, उनकी पार्टी का फैक्टर है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर बलोच रेबल्स, फिर पश्तून, अब तो इतनी ग्रीवियंसेस बढ़ती चली जा रही हैं पश्तूनों की भी। ये पक्का पता चल गया था कि अब ये ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा, लेकिन इन्होंने जेनोसाइड किया। यही हाल आज वापस है कि इनको पता है कि बलोचिस्तान अलग हो जाएगा। अब बलोचिस्तान उस स्टेज पे आ गया है कि हम कितने भी ऑपरेशन कर लें, कितना भी कुछ कर लें, अब बलोचिस्तान की आज़ादी को कोई रोक नहीं सकता। तो उन्होंने अंदर खाने ये चीज़ें हजम कर ली हैं। कहाँ हम बलोचिस्तान आज गया कि कल गया, इसलिए बांग्लादेश की तरह इधर भी इन्होंने एट्रोसिटीज़ बढ़ा दी हैं, कत्लेआम बढ़ा दिया है, जेनोसाइड और ये सब, औरतों को उठा उठा के लेके जा रहे हैं। तो आप समझ जाएं कि ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं। लेकिन ये अपने जी जान से खेल जाएगी पाकिस्तान आर्मी, लेकिन सिंध नहीं छोड़ेगी। सिंध पे तो इनका टेररिस्ट का कारखाना चलता है। सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये पूरी अपनी टेररिज्म की फैक्ट्रियां चलाते हैं। सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये भारत के साथ इतना खिलवाड़ करते हैं। सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये अफगानिस्तान को तबाह करते हैं। सिंध के रिसोर्सेज पे तो ये पूरी दुनिया में सारे जनरल प्रॉपर्टियां खरीदते हैं। 100 से ज़्यादा बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान में बना रहे हैं, बना के इसमें कमा रहे हैं, जो वो सिंध के पैसे पे तो है। सिंध नहीं
तो पंजाब की मौत है। लैंडलॉक पंजाब है, उस तरफ भारत का पंजाब है, ऊपर कश्मीर है, वो भी भारत का है, नीचे सिंध है, दूसरी तरफ केपी है। ये कहाँ जाएंगे? तो इस वक्त भी हाईवे बंद हैं। पंजाब में बाकायदा गालियां दी जा रही हैं कि सिंधियों को मारो, हाईवे खाली कराओ, हमारे ट्रक सारे रुके हुए हैं। और फूड के जो ट्रक, क्योंकि पंजाब का जो एक्सपोर्ट भी है बाय रोड कराची तक आता है ना, तो जो फूड के, फ्रूट के या दूसरी चीजें हैं, वो सारे ट्रक रुके हुए हैं। कई ट्रक तो जला भी दिए गए, कई ट्रकों को रोक के इनका माल लूट के ले गए। ये अजीज दोस्तों सिंध का हाल है। केपी की तरफ जाएं तो ये किसी ने शरारत की है, खुरासान का नक्शा निकाला है। ग्रेटर खुरासान, खुरासान एक इलाका है जो कि प्रॉफिट की हदीस में भी आया है कि खुरासान जो है ना, वहां से गजवा हिंद शुरू होगा और वहां से लश्कर निकलेंगे और उस वक्त जाहिर है हिंद, सिंध जो है वो हिंद था, तो खुरासान अफगानिस्तान में है, तो खुरासान से लश्कर निकलेंगे और हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे और गजवा हिंद होगा। अब ये किसी ने शरारत की है, ग्रेटर खुरासान का नक्शा बनाया है जिसमें ईरान के कई इलाके, अफगानिस्तान तकरीबन खा गए, तुर्कमेनिस्तान तकरीबन खा गए, उज्बेकिस्तान आधा खा गए और ताजिकिस्तान आधा खा गए। पाकिस्तान में पख्तून एरिया हैं जहां, वो नहीं। तो ये जाहिर किसी पाकिस्तानी टट्टू की शरारत है। तो ये खुरासान का नक्शा निकाल के ये एक तरह से तालिबान को बदनाम करने की कोशिश की गई। अजीज दोस्तों, ये एमल वली खान है। मुझे हैरत होती है कि इतने महान शख्सियत, बाचा खान, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरहदी गांधी कहते थे जिनको, कांग्रेस की सरकार होती थी 47 से पहले केपी में, ये उसके पड़पोते हैं। बाचा खान के बेटे वली खान भी हमेशा अपने बाप की तरह। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहे हैं रिश्ते, उनके बारे में दोस्तों। जहां पर देखा जा रहा है कि टर्की जो देश है पाकिस्तान के फुल सपोर्ट में आ रहा है और इसमें पाकिस्तान का जो मीडिया है वो ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान को सेव कर सकता है टर्की। वहीं टर्की को अगर खुद को देखा जाए तो टर्की को दूसरे देशों के भरोसे जीता है दोस्तों, और उस जिसके भरोसे पाकिस्तान अभी अपनी जो टांगें फैला रहा है, कह रहा है कि हम किसी को भी हरा सकते हैं या फिर ऐसा कुछ, ये सब बयानबाजी चल रही है। वहीं देखा जाए दोस्तों अगर दूसरी तरह से कि जिस तरह से टर्की ने अभी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जहदोजहद हुई थी उसमें उन्होंने उनका खुलकर सपोर्ट किया था, जिसमें उनके ड्रोन्स वगैरह भी यूज हुए थे, उनका फाइटर भी शायद यूज हुआ था, जिसके बाद में टर्की के ऊपर भारतीय सरकार ने भी बैन लगा दिया था और क्या कहते हैं वहाँ से कोई भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट वाली जो चीज़ें होती हैं उन्हें लेने से आप समझ कर, जिससे टर्की के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। जिसके बाद में दोस्तों अगर देखा जाए तो अभी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो अभी वहाँ पर टर्की का दौरा करने भी गए थे, लेकिन दोस्तों उसके बाद अब सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान की मीडिया एक आस लगा रही है कि क्या टर्की हमें बचा सकता है भारत से। तो दोस्तों ये तो देखने वाली बात होगी कि टर्की किस तरीके से भारत से बचा सकता है, क्योंकि दोस्तों भारत एक अलग देश है और उसकी अलग क्षमता है, और पाकिस्तान एक अलग देश है, उसकी अलग क्षमता है। वहीं टर्की एक छोटा सा देश है, उसकी कोई क्षमता नहीं है देखा जाए तो। वो तो दोस्तों बीच में आ गया और शायद इस बार तो भारत ने शायद उसको छोड़ दिया, लेकिन अगली बार हो सकता है कि पहले टर्की को ही सफाया किया जाए, उसके बाद में पाकिस्तान के अंदर घुसा जाए। दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो के अंदर क्या होता है। और एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ बनाते, ये मेरे पास खबरें अंदर से आई हैं फौज की कि ये पोटेंशियली सोच रहा है, इसलिए कि मेजर जनरलों की इसने फाइलें मंगाई हैं प्रमोट करने के लिए। अब ये जो मैं बात कर रहा हूं कि आमिर रजा और इसकी, अगर ये लोग बनते हैं, ये जरा देखते जाइए कि पहले तो ये है कि ये चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और वाइस चीफ आर्मी स्टाफ क्यों बनाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये सुनने के लिए है कि इन दोनों को बनाने का मकसद क्या है। मकसद ये है कि एक बहुत मेजर ये तब्दीली लाए फौजी हाई कमांड में, और वो तब्दीली ऐसे होगी कि ये जो नीचे आप 5 लेफ्टिनेंट जनरल्स देख रहे हैं, मौजूदा लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक जो ऊपर चेयरमैन एनडीए में जिसकी मैंने बात की, वो रिटायर होगा। लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह जो इस वक्त कोर कमांडर है लाहौर का, वो भी रिटायर हो जाएगा, इसका हालांकि लॉयलिस्ट है। लेफ्टिनेंट जनरल नुमान जकरिया 1 कोर कमांडर, ये भी रिटायर हो जाएगा। एहसन गुल बिल्कुल सुपरसीड हो जाएंगे, एहसन गुलरेज जो 2 कोर कमांडर है वो भी रिटायर हो जाएगा, और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जफर इकबाल वो भी रिटायर हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये 5 लेफ्टिनेंट जनरल सुपरसीड हो जाएंगे, जिसके अंदर से 3 कोर कमांडर हैं। तो आसिम को एक खुली छुट्टी मिल जाएगी कि ये नए कोर कमांडर्स अपॉइंट करे, अपने अटर लॉयलिस्ट अपॉइंट करे, बिल्कुल जिनकी पूरी जो है उनकी वफादारी है वो आसिम मुनीर के साथ रहेगी। याद रखें कि ये जिन जनरल्स का मैंने आपको ये नाम बताया है ना, ये जो 5 हैं और ऊपर 2 शाहिद इम्तियाज, आमिर रजा, और इनके साथ 5 और जो इनसे जूनियर हैं, तो इसमें बाबर इफ्तिखार वगैरह हैं, ये वो 12 मेजर जनरल्स थे जो बाजवा ने प्रमोट किए थे अक्टूबर 2022 में। और ये अक्टूबर
2026 में इन्होंने रिटायर होना था। बाजवा ने इसलिए इनको प्रमोट किया था अक्टूबर में, 1 महीना पहले अपनी रिटायरमेंट से, कि वो उम्मीद कर रहा था शायद उसको एक सेकंड एक्सटेंशन भी मिल जाएगी। तो ये अपने मोहरे फौज के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल बना रहा था और इसका प्लान था कि इसकी सेकंड एक्सटेंशन के बाद जो अगला चीफ बनेगा वो बनेगा नुमान ज़करिया, खास तौर पे जो कि बाजवा का फेवरेट है। तो लेकिन जब मैंने ये चीज़ें 1-2 फौजी सीनियर अफसरों से पूछी तो उन्होंने कहा कि हैदर भाई, ये जो जरनैल है ना, ये आसिम के जूते अपनी ज़बानों से चाटेंगे, कोई किसी का नहीं होता। लॉयलिस्ट शायद होंगे बाजवा के, लेकिन अब ना बाजवा का कोई नाम है, तो ये आसिम ही की रहेंगे। अब बात ये होती है कि ये जब इनको अब ये लेट्स से जी इसने जी चेयरमैन जॉइंट चीफ और वाइस चीफ बना दिया है, तो फिर होता क्या है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 8 इसको नए लेफ्टिनेंट जनरल के स्लॉट्स मिलते हैं, जो मैंने बताया, और ये इसको जो है मुकम्मल जो है वफ़ादारी मिलती है। अगर मुकम्मल वफ़ादारी इसको मिल रही है, ये जो 8 अब नए बनाएगा नीचे से मेजर जनरल, तो क्या ये इतना ड्रास्टिक, इतना मेजर, इतना जिसको कहते हैं ना तूफ़ानी एक ज़लज़ला करने वाला चेंज लाएगा सीनियर आर्मी कमांड में? इसलिए कि जब इस किस्म का होता है काम, तो फौज के अंदर बहुत हलचल मच जाती है। लोगों के जो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि प्रमोशन हो गए, एकदम वो फारिग हो गए। अच्छा, ना कि सिर्फ इन अफसरों में हार्ट बर्न होती है या इनके अंदर जो तहलका मचता है या परेशानी होती है या अफसोस होता है, इनकी जो यूनिट रेजिमेंट्स में लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जी हमारा अफसर जो है आगे जाएगा, उनके अंदर भी बहुत ज्यादा एक तो दोस्तों आपने देखा जैसे कि पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन में आप साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी बना हुआ है, उसी तरह से अभी सिंध भी शायद पाकिस्तान के लिए आने वाले टाइम में गले की हड्डी बन सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के लोग हमेशा आज़ादी के लिए लड़ते रहते हैं और उनकी सेना के ऊपर वार करते रहते हैं, और जिसके बाद में अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सिंध भी शायद अपनी आज़ादी के लिए लड़ सकता है, और इससे पाकिस्तान की सरकार को झटका लग सकता है। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार दावे करती आई है कि हमारे यहाँ पर सब कुछ ठीक है और सब कुछ सही चल रहा है, तो ये लोग इतने विरोध प्रदर्शन या फिर अपनी आज़ादी क्यों मांग रहे हैं, ये तो पाकिस्तान सरकार को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। लेकिन दोस्तों जिस तरह से अभी जो चल रहा है पाकिस्तान के अंदर सिंध और बलूचिस्तान में, स्पेशली अगर देखा जाए दोस्तों बलूचिस्तान के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान की सेना भी वहाँ पर लगातार एक्शन लेती रहती है, जिससे यहाँ पर लोगों के ऊपर काफ़ी बमबारी भी की जाती है। लेकिन दोस्तों जिसके बाद में ये भी कहा जाता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो भी सेना के ऊपर अटैक्स करते रहते हैं, तो ऐसा दोनों के बीच में चलता रहता है। जिसके बाद में अभी सुनने में भी आया था कि जो कुछ दिन पहले भी एक बस के ऊपर भी अटैक किया गया था, जिसके बाद में दोस्तों पाकिस्तान की आर्मी शायद बलूचिस्तान आर्मी के ऊपर एक्शन लेने की सोच रही है। वहीं सिंध की बात करें तो दोस्तों सिंध में भी ऐसा ही सुनने को आ रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के ऊपर एक और बोझ आने वाला है, और इस चीज़ को इस संकट से कैसे उबर पाएगी पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की सरकार, ये तो देखने वाली बात होगी दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अभी पाकिस्तान की आर्मी पास इतना सैन्य सक्षम नहीं है कि वो किसी से भी लड़ सके। तो दोस्तों कैसे लगी आज की हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।